नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी में आज हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं संविधान का भाग 6। अब तक दोस्तों भाग 5 संविधान में भाग 5 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं भाग 6। भाग 6 में किसका उल्लेख मिलता है? राज्य का उल्लेख मिलता है। तो अब हम यहाँ पे राज्य सरकार के बारे में डिस्कस करेंगे, राज्य में राज्यपाल के बारे में चर्चा करेंगे, विधानमंडल के बारे में चर्चा करेंगे, विधान परिषद और विधानसभा के बारे में भी यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो भाग 6 में राज्य का उल्लेख मिलता है और राज्य से संबंध जो आर्टिकल है वो है यहाँ पे आर्टिकल 152 से लेकर 237 152 से लेकर 237 तक जो आर्टिकल है उसमें उल्लेख मिलता है राज्य का। राज्य में हम यहाँ पे राज्यपाल के बारे में चर्चा करते हैं, विधानमंडल के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ उच्च न्यायालय के बारे में भी जो उल्लेख मिलता है वो भाग 6 में ही मिलता है। लेकिन उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के बारे में दोस्तों मैं आपको पहले ही ये टॉपिक कवर करा चुका हूं, क्योंकि मैंने आपको जब मैं आपको भाग 6 करा रहा था तो भाग 6 में जो भाग 5 जब मैं आपको करा रहा था तो भाग 5 में जो अंतिम टॉपिक था सुप्रीम कोर्ट, उसके बारे में मैंने आपको बताया। और सुप्रीम कोर्ट के बाद जो नेक्स्ट लेक्चर मैंने आपको कराया वो हाई कोर्ट का था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इनको अगर आप एक साथ डिस्कस करोगे, एक साथ पढ़ोगे तो आपको आसानी होगी समझने में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये दोनों काफी मिलते जुलते हैं आपस में। सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के बहुत सारे आर्टिकल, बहुत सारे अनुच्छेद ऐसे हैं जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो इसलिए मैंने आपको ये दोनों टॉपिक एक ही बार कवर करा दिए हैं। प्लेलिस्ट में आपको ये दोनों टॉपिक मिल जाएंगे और अब तक जितने भी लेक्चर हुए हैं वो सारे लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, सभी लेक्चर इंडियन पॉलिटी के जो अब तक कंप्लीट हो चुके हैं। तो उच्च न्यायालय के बारे में अब हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि इससे जो पहले का लेक्चर था वो हाई कोर्ट का ही था, उच्च न्यायालय का ही था। हम यहाँ पे भाग 6 में राज्य में राज्यपाल और विधानमंडल के बारे में यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं और आज हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो है राज्यपाल वाले टॉपिक को कंप्लीट करना। तो पहले थोड़ा यहाँ पे विधानमंडल को आप समझिए कि विधानमंडल होता क्या है। देखो, भारत में जो व्यवस्था है संघीय व्यवस्था है, केंद्र में एक संघ है और साथ साथ राज्य हैं। केंद्र में केंद्र सरकार होती है, राज्य में राज्य सरकार होती है। जिस प्रकार संघ में यानी केंद्र में क्या है, संसद की भूमिका है, संसद की भूमिका है, उसी प्रकार राज्य में विधानमंडल की भूमिका है। संसद के भी 3 अंग होते हैं, कौन कौन से? राष्ट्रपति जो कि संघ का संवैधानिक प्रमुख होता है, उसके बाद राज्यसभा और उसके बाद होता है लोकसभा। ये तो संसद की बात है, संसद के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं और ये सभी टॉपिक हम कवर करा चुके हैं। अगर आपने ये सभी टॉपिक अच्छे से समझे हैं अभी तक, तो जो ये राज्य वाला टॉपिक है जिसमें विधानमंडल के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, ये आपको काफी इजीली यहाँ पे समझ में आ जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार विधानमंडल उसी प्रकार केंद्र में संसद है, जिस प्रकार राज्य में राज्यपाल का पद है उस प्रकार संघ में राष्ट्रपति का पद है, यानी केंद्र में राष्ट्रपति का पद है। विधानमंडल में जिस प्रकार विधान परिषद है उसी प्रकार संसद में क्या है, राज्यसभा है, और जिस प्रकार विधानमंडल में विधानसभा है उसी प्रकार संसद में लोकसभा है। तो इन टॉपिकों के बारे में दोस्तों अब हम आगे के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम राज्यपाल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक और इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। देखो, राज्यपाल होता क्या है, पहले आप राज्यपाल को समझिए। राज्यपाल ये राज्य का संवैधानिक प्रमुख है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख, क्योंकि राज्यपाल एक संवैधानिक पद है, संवैधानिक प्रमुख है और ये केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है राज्य में। राज्यपाल क्या करता है, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है प्रत्येक राज्य में, और जब केंद्र सरकार इसको नियुक्त करी इसका मतलब ये केंद्र सरकार का क्या है, प्रतिनिधि है, केंद्र सरकार का ये प्रतिनिधित्व करता है और साथ ही साथ राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच एक बॉन्डिंग स्थापित करता है राज्यपाल। राज्यपाल से संबंध जो आर्टिकल है वो है 153 से लेकर 159 तक जो अनुच्छेद हैं उसमें राज्यपाल के बारे में हमें उल्लेख देखने को मिलता है। 152वां जो आर्टिकल है ये राज्य की परिभाषा इसमें बताई गई है, ठीक है। 152 में राज्य की परिभाषा है और फिर भाग 6 का जो 153वां अनुच्छेद है वहां से शुरू होता है राज्यपाल का पद और 159 तक
राज्यपाल के बारे में उल्लेख देखने को हमें मिलता है। तो अब हम राज्यपाल से संबंधित जो प्रमुख यहाँ पे अनुच्छेद हैं इनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 क्या कहता है? राज्यों का एक राज्यपाल होगा, यानी प्रत्येक राज्य का होना चाहिए एक राज्यपाल। तो पहले तो प्रत्येक राज्य को एक राज्यपाल होना चाहिए था, लेकिन फिर इसमें एक संशोधन किया गया, और वो संशोधन किया गया 1956 में। 7वां संविधान संशोधन किया गया 1956 में, और इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया इस 7वें संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से कि एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। देखो जब संविधान बना उसमें क्या कहा गया? राज्यों का एक राज्यपाल होगा, लेकिन फिर एक इसमें संशोधन किया गया 7वां संविधान संशोधन 1956, और इसमें कहा गया कि एक से अधिक राज्यों का भी एक ही राज्यपाल हो सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दे दूं, दो नजदीकी राज्यों का, यूपी और उत्तराखंड, इन दोनों का एक ही राज्यपाल हो सकता है, एक ही राज्यपाल इनका हो सकता है। अब देखो वैसे तो मोस्टली यहाँ पे देखने को मिलता है कि प्रत्येक राज्य का एक अलग राज्यपाल होता है। उत्तराखंड का अलग राज्यपाल है, उत्तर प्रदेश का अलग राज्यपाल है, महाराष्ट्र का अलग राज्यपाल है, गुजरात का अलग राज्यपाल है। और जब ये अलग अलग राज्यों के राज्यपाल होते हैं तो इन राज्यपाल का जो वेतन होता है वो जिस राज्य का राज्यपाल है उसकी संचित निधि से दिया जाता है। लेकिन अगर एक ही राज्यपाल दो राज्यों का क्या है राज्यपाल है, जैसे यूपी और उत्तराखंड का सपोज एक ही राज्यपाल है, तो फिर इसका वेतन कैसे दिया जाएगा? क्या यूपी से दिया जाएगा या क्या उत्तराखंड से दिया जाएगा? फिर इसके वेतन का होता है आवंटन। दोनों राज्य आवंटित करेंगे आपस में, और फिर ये दोनों राज्य क्या करेंगे? इस राज्यपाल का वेतन देंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि जो राज्यपाल का वेतन होगा, अगर कोई राज्यपाल किन्हीं दो राज्यों का क्या है राज्यपाल है, तो फिर वो राज्य डिसाइड करेंगे और आवंटित करेंगे राशि आपस में, और फिर जो राज्यपाल का वेतन होगा उसका आवंटन करके राज्यपाल को दिया जाएगा। और इसका निर्धारण कौन करेगा कि कौन सा राज्य कितनी राशि देगा, उसका निर्धारण करेगा राष्ट्रपति। तो इस प्रकार यहाँ पे राज्यपाल का वेतन दिया जाता है अगर कोई राज्यपाल किन्हीं दो राज्यों का क्या है राज्यपाल का पद उसने संभाल रखा है। तो ये तो हो गया आपका 153 क्लियर। उसके बाद आता है अनुच्छेद 154। अनुच्छेद 154 क्या कहता है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। जिस प्रकार दोस्तों संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, उसी प्रकार से राज्य की कार्यपालिका शक्ति भी राज्यपाल में निहित होती है। यानी राज्य के जो भी कार्य किए जाते हैं वो राज्यपाल के नाम पर किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इसमें शक्तियां हैं राज्यपाल के पास औपचारिक रूप से है। जिस प्रकार मैंने जब आपको संसद के बारे में, संघ के बारे में बताया था भाग 5 में, तो मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति के पास जो कार्यपालिका शक्ति निहित है वो औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के पास वो निहित है, लेकिन वास्तविक रूप से वो प्रधानमंत्री के पास होती है। इसी प्रकार राज्य की कार्यपालिका शक्ति औपचारिक रूप से राज्यपाल में निहित होती है। लेकिन अगर हम बात करें वास्तविक शक्तियां किसके पास हैं, वास्तविक जो शक्तियां हैं वो है सीएम के पास, यानी मुख्यमंत्री के पास राज्य की जो वास्तविक शक्तियां हैं। यानी वास्तविक रूप से कार्य कौन कर रहा है? सीएम कर रहा है, लेकिन किसके नाम पर? राज्यपाल के नाम पर। तो औपचारिक रूप से यहाँ पे शक्तियां राज्यपाल में है, राज्यपाल के पास निहित है, लेकिन कार्य कौन करता है? वास्तविक रूप से मुख्यमंत्री करता है। ठीक है, सेम वही सिस्टम है। इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर आपने संसद अच्छे से समझ रखा है तो फिर राज्य के बारे में आप अच्छे से यहाँ पे बड़ी आसानी से आप समझ पाएंगे। तो ये तो यहाँ पे औपचारिक रूप से हो गया राज्यपाल के पास, वास्तविक शक्तियां हैं सीएम के पास। अभी हम कौन कौन सी कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्तियां कौन कौन सी है राज्यपाल के पास, और किस प्रकार से औपचारिक शक्तियां हैं और वास्तविक शक्तियों में क्या अंतर है, इसके बारे में हम इसी लेक्चर में अंत में डिस्कस करने वाले हैं। सभी शक्तियों के बारे में एक बार हम पूरे आर्टिकल देख लेते हैं और फिर अंत में हम राज्यपाल के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं, विधायी शक्तियां कौन कौन सी, जब विधेयक आता है राज्यपाल के पास तो उस पर किस प्रकार की शक्तियां हैं राज्यपाल के पास, क्या आपातकालीन शक्तियां हैं राज्यपाल के पास या नहीं है, या और कौन कौन सी अन्य शक्तियां हैं राज्यपाल के पास, इनके बारे में अभी हम आगे चर्चा करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 155 के बारे में। ये क्या कहता है? राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में उल्लेख मिलता है हमें अनुच्छेद 155 में। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। अब देखो जो राज्यपाल का पद है इस पर संविधान सभा में बहुत बहस हुई। बहस क्या हुई? जो प्रांतीय संविधान सभा थी
उसने सुझाव दिया था कि राज्यपाल का जो पद है इसे जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाना चाहिए। जिस प्रकार अन्य पद होते हैं, जैसे अगर हम बात करें विधायक का जो पद होता है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, या जो लोकसभा में जो लोकसभा का पद होता है, जो लोकसभा चुनाव होता है, आम चुनाव होते हैं, उसमें जो आपका क्या होता है, सांसद होता है, उसे भी किस प्रकार से चुना जाता है, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। तो उसी प्रकार प्रांतीय संविधान सभा ने सुझाव दिया था कि राज्यपाल के पद को प्रत्यक्ष रूप से चुना जाना चाहिए, लेकिन संविधान की जो सभा थी वो इस पर सहमत नहीं हुई, और इसलिए संविधान सभा ने कनाडा के संविधान से लिया राज्यपाल का पद। तो राज्यपाल का जो पद है ये कहां से लिया गया है, कनाडा के संविधान से, कनाडा के संविधान से ये लिया गया है। और कनाडा के संविधान में जो राज्यपाल का पद है उसे मनोनीत किया जाता है। तो मनोनीत किए जाने की पद्धति, या अगर प्रश्न आता है कि राज्यपाल का पद कहां से लिया गया है या राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति कहां से ली गई है, तो कनाडा के संविधान से। तो इसलिए राज्यपाल को मनोनीत किया जाता है किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। अब यहाँ पे देखो, राज्यपाल को मनोनीत करने या नियुक्त करने की सलाह देगा प्रधानमंत्री, और नियुक्त कौन करेगा, नियुक्त करेगा राष्ट्रपति। तो यहीं पे देखो औपचारिक और वास्तविक, आप यहीं पे समझो, वास्तविक रूप से काम कौन कर रहा है, सलाह कौन दे रहा है, प्रधानमंत्री की उस व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नियुक्त करना है। लेकिन वास्तविक रूप से मतलब वास्तविक शक्ति तो अभी मतलब वास्तविक रूप से कार्य कौन कर रहा है, प्रधानमंत्री कर रहा है। लेकिन औपचारिक रूप से किया किसने नियुक्ति की, राष्ट्रपति ने, जबकि राष्ट्रपति ने सिर्फ उसको नियुक्त किया है। लेकिन एक्चुअली जो वास्तविक रूप से नियुक्त किस व्यक्ति को करना है, ये किस पर डिपेंड करता है, ये सरकार पर डिपेंड करता है, ये मंत्रिपरिषद पर डिपेंड करता है, ये प्रधानमंत्री पर डिपेंड यहाँ पे करता है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि औपचारिक और वास्तविक शक्ति में क्या अंतर है। ठीक, तो औपचारिक रूप से फिर इसको राष्ट्रपति ने यहाँ पे नियुक्त कर दिया, जबकि राष्ट्रपति का इसमें कुछ हाथ नहीं है। एक्चुअली व्यक्ति की नियुक्ति किसने की है, सलाह किसने की है, प्रधानमंत्री ने की है। प्रधानमंत्री के कहने पर कि किस व्यक्ति को राज्यपाल बनाना है, और फिर उस व्यक्ति को राष्ट्रपति ने यहाँ पे राज्यपाल के पद के लिए नियुक्त किया है। तो राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त की जाती है। फिर अगला जो यहाँ पे आर्टिकल है वो है अनुच्छेद 156। ये है राज्यपाल का कार्यकाल के बारे में ये बताता है। तो राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो क्या होता है, वो होता है, क्योंकि देखो इसकी नियुक्ति की गई है राष्ट्रपति के द्वारा, तो राष्ट्रपति जब चाहे तब इसको हटा भी सकता है। तो इसलिए राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। वैसे नॉर्मली ये देखा गया है कि 5 साल तक राज्यपाल का कार्यकाल होता है सामान्यतः, लेकिन संविधान में ऐसा नहीं है। संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है, जो अनुच्छेद 156 का क्लोज 1 है, इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद पर बना रहेगा, पद पर कार्यरत रहेगा। और ये इसको त्याग पत्र, इसके त्याग की भी यहाँ पे बात की गई है 156 के क्लोज 2 में, 156 के क्लोज 2 में इसमें इसके त्याग पत्र की बात कही गई है। तो ये त्याग पत्र अपना किसको देगा, राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्याग पत्र देता है राज्यपाल। 156 के क्लोज 2 में उल्लेख मिलता है, राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा त्याग दे सकता है। तो राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो जो त्याग है, कार्यकाल कितना होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। प्रसाद पर्यंत मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक वो पद पर बना रह सकता है, राष्ट्रपति जब चाहेगा तो उसे हटा सकता है। 156 के क्लोज 2 में अगर राज्यपाल अपना त्याग पत्र देना चाहता है तो वो अपना त्याग पत्र किसको देता है, राष्ट्रपति को सौंपता है। अब यहाँ पे क्या आपके मन में एक सवाल उठना चाहिए कि क्या राज्यपाल को हटाने संबंधी प्रावधान का संविधान में उल्लेख मिलता है? तो राज्यपाल को हटाने संबंधी प्रावधान का उल्लेख संविधान में नहीं है, क्योंकि इसको तो राष्ट्रपति जब चाहे तब हटा सकता है। इसके लिए कोई अब विधेयक नहीं लाना पड़ेगा संसद में, हटाए कोई प्रस्ताव नहीं लाना पड़ेगा संसद में। जैसे अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो संसद में प्रस्ताव लाना पड़ता है, या सुप्रीम कोर्ट के जो सुप्रीम कोर्ट हो गया या जो हाई कोर्ट हो गया, उसके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं अगर उनको हटाना है तो प्रस्ताव लाना पड़ता है संसद में। लेकिन जो राज्यपाल होता है इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इसका जो कार्यकाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। तो इसलिए जब राष्ट्रपति इसको चाहिए तब हटा सकता है, तो इसको अलग से हटाने के लिए कोई प्रस्ताव लाने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं होती है।
अब यहाँ पे नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है अनुच्छेद 157। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की योग्यता की बात यहाँ पे की गई है। तो योग्यता क्या होनी चाहिए? ये भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक, और साथ साथ 35 वर्ष, ये आयु कई बार पूछी जाती है, तो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। और 158 में है राज्यपाल पद की शर्तें। तो शर्तें क्या है? लाभ के पद पर ना हो, राज्यपाल संसद अथवा विधानसभा का सदस्य ना हो और उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। तो ये शर्तें हैं, और ये शर्तें आपने कई बार देख ली होंगी। राष्ट्रपति के बारे में शर्तें, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बारे में शर्तें, ये शर्तें आप कई बार आपने देख ली होंगी। ठीक है। उसके बाद 157 158 हो गया योग्यता और राज्यपाल पद की शर्तें। एक यहाँ पे और टॉपिक है वेतन। अब देखो वेतन यहाँ पे कौन निर्धारण करता है? तो वेतन यहाँ पे संसद निर्धारण करती है। संसद निर्धारित करती है कि राज्यपाल का वेतन क्या होगा। लेकिन मैंने आपको शुरुआत में एक और चीज बताई थी कि जब अगर कोई राज्यपाल किन्हीं दो राज्यों का क्या है, राज्यपाल है, तो तब उसके वेतन का निर्धारण, देखो वेतन का निर्धारण तो संसद करती है, लेकिन उसकी वेतन का आवंटन वो दोनों राज्य आपस में किस प्रकार करेंगे उसका निर्धारण करता है राष्ट्रपति। माने यहाँ पे यूपी और उत्तराखंड का एक ही राज्यपाल है, तो इसको वेतन मान कितना मिल रहा है? 2 लाख रुपए मिल रही है। तो 2 लाख रुपए इसको जो वेतन मिल रही है, इसका निर्धारण तो किसने किया? संसद ने किया। लेकिन अब ये 2 राज्यों का क्या है? राज्यपाल है। तो ये 2 राज्य, अब एक ही राज्य तो यहाँ पे 2 लाख देगा नहीं, तो ये राज्य कितना देगा, ये राज्य कितना देगा, यानी इसके वेतन का आवंटन ये राज्य आपस में किस प्रकार से करेंगे। तो जो वेतन का आवंटन है, यानी बंटवारा, आवंटन, इसका निर्धारण करता है राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति ने निर्धारित कर दिया कि उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, तो ये 1.5 लाख ये देगा, 1.5 लाख ये देगा, और 50,000 ये देगा उत्तराखंड। तो ये आवंटन का निर्धारण करता है राष्ट्रपति। लेकिन जो राज्यपाल का वेतन है उसका निर्धारण कौन करता है? संसद करती है कि उसको कितना वेतन यहाँ पे दिया जाए। तो 157 158 यहाँ पे आप समझ गए। उसके बाद 159 आता है राज्यपाल द्वारा शपथ। तो राज्यपाल शपथ किसके सामने लेता है? संबंधित राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने। तो जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है वो राज्यपाल को शपथ दिलाता है। उसके बाद आर्टिकल 160 है यहाँ पे आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य, यानी कुछ ऐसे कार्य जिनका उल्लेख यहाँ पे दिया नहीं गया है। आकस्मिक परिस्थितियों में कुछ ऐसे कार्य यहाँ पे अगर आ चुके हैं तो उसके बारे में, आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के क्या कार्य हैं उनका उल्लेख होता है अनुच्छेद 160 में। उसके बाद यहाँ पे 161 और 162। तो 161 कहता है राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति के बारे में उल्लेख मिलता है 161 में। देखो राज्यपाल के पास भी क्षमादान की शक्तियां हैं, लेकिन राज्यपाल के पास एक शक्ति यहाँ पे नहीं है, वो है मृत्युदंड को क्षमा करना। देखो राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति क्या कर सकता है? जो फांसी की सजा है, यानी जो मृत्युदंड है, उस सजा को कंप्लीट रूप से माफ कर सकता है। लेकिन राज्यपाल क्या नहीं कर सकता है? फांसी यानी मृत्युदंड, फांसी या मृत्युदंड, मृत्युदंड को संपूर्ण रूप से माफ नहीं कर सकता है। संपूर्ण माफ यानी इस सजा को ही माफ कर दिया। देखो इस सजा की वो प्रकृति को बदल सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो फांसी की सजा है इसको पूर्ण माफ नहीं किया जा सकता राज्यपाल के द्वारा। राष्ट्रपति फांसी की सजा को पूर्ण माफ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल को यह शक्ति नहीं है कि वो फांसी की सजा यानी मृत्युदंड को क्षमादान कर सके, पूर्ण माफ कर सके। ये राज्यपाल के पास ये वाली शक्ति नहीं है। और राज्यपाल जो है वो केवल जो संवर्धित सूची है और राज्य सूची में संबंधित विषय है उन पर ही क्षमादान शक्ति का प्रयोग वो कर सकता है। उसके बाद 162 ये है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, यानी जो राज्य की कार्यपालिका जो है उसकी शक्ति का विस्तार किया जा सकता है, लेकिन केवल उन विषयों पर जिस पर विधानमंडल क्या कर सकता है? विधि बनाने यानी कानून बनाने की जो शक्ति होती है विधानमंडल के पास। तो जिन विषय पर विधानमंडल कानून बना सकता है
केवल उन्हीं शक्ति पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किया जा सकता है, ये कहते हैं अनुच्छेद 162। तो जो यहाँ पे प्रमुख आर्टिकल थे राज्यपाल संबंधी, ये हमने सभी यहाँ पे कंप्लीट कर दिए हैं और उम्मीद करते हैं कि राज्यपाल से संबंधित अगर कोई भी आर्टिकल, कोई भी प्रश्न आता है वो आप अब कंप्लीट कर दोगे। लेकिन अभी आगे एक टॉपिक बचा हुआ है, वो है राज्यपाल की शक्तियां। तो राज्यपाल के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं, इनके बारे में हम अब डिटेल्स में यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम राज्यपाल की जो कार्यकारी शक्तियां हैं, जो एग्जीक्यूटिव पावर हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होती है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, लेकिन औपचारिक रूप से। और वो इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं व अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा इस शक्ति का वो प्रयोग कर सकता है। राज्यपाल की जो प्रमुख कार्यपालिका शक्तियां हैं, कार्यकारी शक्तियां हैं, उनमें से पहली है वो सीएम की नियुक्ति करता है। सीएम की नियुक्ति, क्या सीएम का चुनाव होता है? आपसे अगर मैं प्रश्न पूछूंगा तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या मुख्यमंत्री निर्वाचन द्वारा, प्रत्येक निर्वाचन द्वारा नियुक्त किया जाता है? ये आपको जवाब देना है, ठीक है। तो सीएम की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। और सीएम की सलाह पर जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। लेकिन मंत्रिपरिषद में कौन कौन से मंत्री होंगे, इसकी सलाह कौन दे रहा है? सीएम, यानी मुख्यमंत्री की सलाह। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अब मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका निर्णय किस प्रकार से होगा? जिस दल का बहुमत होगा, जो बहुमत दल होगा उसका एक, उसमें से जो एक क्या होगा, विधायक होगा, जिसने, या विधायक वो हो भी नहीं सकता, कोई व्यक्ति, मतलब जिसे वो दल कहे कि ये दल हमारा क्या है, मुखिया है, तो उसे राज्यपाल क्या करता है? बहुमत दल का जो नेता होता है उसे राज्यपाल मुख्यमंत्री के पद के लिए नियुक्त करता है। और यहाँ पे भी वही कंडीशन है जैसे मैंने आपको प्रधानमंत्री के बारे में बताया था। प्रधानमंत्री कोई भी बन सकता है अगर उसने संसद का चुनाव लड़ा है या नहीं लड़ा है, चाहे वो राज्यसभा से हो, चाहे वो लोकसभा से हो, या चाहे उसने चुनाव लड़ा ही ना हो। लेकिन अगर उसने चुनाव नहीं लड़ा है तो 6 महीने के अंतर्गत उसे फिर संसद के किसी एक सदन का, चाहे वो राज्यसभा चाहे वो लोकसभा का, उसे क्या होना चाहिए? सदस्य होना चाहिए। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा कभी भी, वो राज्यसभा से आए जब वो प्रधानमंत्री बने। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने दोनों बार, जब ये प्रधानमंत्री बने, इन्होंने दोनों बार लोकसभा का चुनाव लड़ा। तो उसी प्रकार मुख्यमंत्री में भी यही होता है। अगर मुख्यमंत्री कोई ऐसा है, कई बार आपने देखा होगा कि जो मुख्यमंत्री होता है, जब विधानसभा का चुनाव हो जाता है तो उस समय वो सरकार डिसाइड उसने नहीं किया रहता है कि किसको हमने प्रधानमंत्री बनाना है। तो कई बार फिर केंद्र सरकार क्या करती है, अगर उसी की राज्य सरकार, राज्य में क्या बन गई है, सरकार बनती है, तो केंद्र से किसी व्यक्ति को भेज जाता है। जैसे मैं आपको उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल बता दूं, यूपी का एग्जाम्पल उदाहरण मैं आपको बता दूं, तो उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुए थे, इससे पहले, ये जो अभी विधानसभा चल रही, इससे पहले जब चुनाव हुए थे और उस समय वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत हासिल किया था। तो बीजेपी ने जब बहुमत हासिल किया यूपी में, तो जितने भी विधायक थे उनमें से किसी को भी विधायक नहीं बनाया गया था, बल्कि जो योगी आदित्यनाथ हैं वो क्या थे, वो सांसद थे केंद्र में, तो उन्हें फिर यूपी का मुख्यमंत्री बनाया गया। और फिर उन्होंने 6 माह के अंतर्गत क्या किया, विधानसभा का चुनाव लड़ा, और उस प्रकार से वो वहां पर फिर 6 माह के अंतर्गत वो विधानसभा के सदस्य बने, और फिर उन्होंने पूरा अपना कार्यकाल पूरा किया, और अगली बार भी अभी वो मुख्यमंत्री हैं। तो वही कंडीशन है जो केंद्र में लागू होती है, वही राज्य में भी लागू होती है। तो सीएम की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और फिर मुख्यमंत्री के कहने पर जो मंत्रिपरिषद में जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। उसके बाद राज्यपाल द्वारा कौन कौन से अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, जो कि राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति में आता है। तो इसमें है राज्य का महाधिवक्ता, इसकी जो नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। आर्टिकल 165 में इसका उल्लेख देखने को मिलता है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य निर्वाचन आयोग, इनकी नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। उसके बाद जो वीसी होते हैं, वाइस चांसलर होते हैं, वाइस चांसलर जो विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर होते हैं, उनकी नियुक्ति भी किसके द्वारा होती है? राज्यपाल के द्वारा ही होती है। और राज्य वित्त आयोग का गठन भी राज्यपाल के द्वारा होता है, लेकिन किसकी सलाह पर?
सलाह यहाँ पे कौन दे रहा है? मुख्यमंत्री दे रहा है, क्योंकि वास्तविक शक्तियां तो मुख्यमंत्री में ही है, मुख्यमंत्री के पास है, लेकिन औपचारिक रूप से जो शक्तियां निहित हैं वो राज्यपाल के पास निहित हैं। उसके बाद यहाँ पे विधायी शक्तियों के बारे में अब डिस्कस करते हैं। विधायी शक्तियां काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि विधायी शक्तियों में राज्यपाल के पास राष्ट्रपति से एक अधिक शक्ति है, उसको भी अभी मैं आपको समझाऊंगा। विधायी शक्तियों का मतलब आप समझ रहे होंगे कि देखो जो विधानमंडल है उसमें उससे संबंध जो राज्यपाल के पास शक्तियां हैं उन्हें कहा जाता है विधायी शक्तियां। जैसे विधानसभा के सत्र को आहूत करना यानी बुलाना, तो विधानसभा के सत्र को राज्यपाल बुलाता है, आहूत करता है। सत्रावसान यानी सत्र को समाप्त करना, ये शक्ति भी राज्यपाल के पास है। और विधानसभा को भंग करने की शक्ति भी किसके पास है? ये भी राज्यपाल के पास है। साथ ही साथ अब देखो विधानमंडल में 2 सदन हैं, विधानमंडल में 2 सदन होते हैं, लेकिन सभी राज्यों में नहीं होते हैं। कुछ राज्य एक सदनात्मक होते हैं, जैसे उत्तराखंड एक सदनात्मक है और यहाँ पे क्या है, केवल विधानसभा है। जबकि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें वो द्विसदनात्मक है, इसमें विधानमंडल भी है और विधान परिषद भी है। तो 2 सदन होते हैं, विधान परिषद और विधानसभा। तो राज्यपाल के पास ये शक्ति, ये पावर है कि वो विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को क्या कर सकता है? सदस्यों को मनोनीत कर सकता है या नियुक्त कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। जबकि विधानसभा में भी वो एक सदस्य को नियुक्त कर सकता है। जो आंग्ल भारतीय समुदाय का, एंग्लो इंडियन समुदाय का जो सदस्य होता, कोई व्यक्ति होता, उसे विधानसभा में राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता था, लेकिन ये पद अब समाप्त किया जा चुका है। तो अब विधानसभा में राज्यपाल एंग्लो इंडियन के जो सदस्य होता है कोई, उसे नियुक्त मनोनीत नहीं करता है, क्योंकि ये पद समाप्त हो चुका है। लेकिन विधान परिषद में अभी भी विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का 1/6 सदस्यों को मनोनीत किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और ये जो सदस्य होते हैं विधान परिषद के 1/6 सदस्य, ये या तो साहित्य में, कला में, विज्ञान में या समाज सेवा में इन्हें विशेष रूप से अनुभव हो, तो इन्हें ये क्या करता है? मनोनीत करता है विधान परिषद में। कितने सदस्यों को? कुल सदस्यों की 1/6 जो संख्या है, कुल सदस्य संख्या का 1/6 संख्या, इतने सदस्यों को विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। अब हम विधेयक के संबंध में देखते हैं राज्यपाल की शक्तियां। विधेयक के संबंध में क्या क्या शक्तियां हैं? देखो विधेयक, ये मैं आपको कई बार समझा चुका हूं। विधेयक पर जब संघ में यानी केंद्र में अगर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे तो ये बन जाएगा कानून। उसी प्रकार से राज्य में विधेयक पर जब राज्यपाल के हस्ताक्षर हो जाएंगे, राज्यपाल इसे अपनी स्वीकृति दे देगा, तो ये बन जाएगा कानून। तो विधेयक के संबंध में क्या क्या शक्तियां हैं राज्यपाल के पास? देखो राज्यपाल ये धन विधेयक को अनुमति नहीं दे सकता है, ठीक है, ये आपको अलग से नोट करना है। अब क्या क्या संबंध है? अगर सपोज कोई विधेयक आता है किसके पास, जैसे राज्य सरकार विधेयक लाती है, अभी मैं आपको इसके बारे में डिटेल्स में, जब हम विधानमंडल के बारे में, जिसमें हम विधान परिषद और विधानसभा के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पर विधेयक से कानून किस प्रकार बनता है इस पर भी चर्चा करेंगे। वैसे भी मैंने आपको संसद में बताया था ये, तो वहां पर आपको उम्मीद करते हैं कि स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ गया होगा कि विधेयक से कानून बनने की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो क्या है। तो विधेयक से जब कानून बनता है, तो अगर जिस विधानमंडल में दोनों सदन है, विधान परिषद या विधानसभा, जब ये दोनों से पारित हो जाता है तो फिर ये जाता है राज्यपाल के पास। जब ये राज्यपाल के पास विधेयक चला गया, अभी भी ये विधेयक है, जब तक राज्यपाल ने इसे अपनी स्वीकृति नहीं दी तब तक ये कानून नहीं बन सकता है। तो जब ये राज्यपाल के पास चला गया, तो अब राज्यपाल की विधेयक पर अनुमति देने की वो क्या कर सकता है, इसमें कितने शक्तियां हैं इसके पास? तो राज्यपाल विधेयक को स्वीकार कर सकता है, और जब इसने स्वीकृति दे दी तभी बन जाएगा कानून, यानी विधेयक अब क्या बन चुका है? कानून बन गया। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो उस स्वीकृति के लिए उसे रोके रख सकता है, विधेयक को रोके भी रख सकता है। तीसरा यहाँ पे जो तीसरी शक्ति वो है विधेयक, अगर धन विधेयक नहीं है तो विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। धन विधेयक के अलावा जो अन्य विधेयक हैं उसे विधानमंडल के पास वो पुनर्विचार के लिए भी भेज सकता है। लेकिन यहाँ पे एक और कंडीशन है, जिस प्रकार केंद्र सरकार में है कि अगर विधानमंडल ने जो राज्यपाल ने पुनर्विचार के लिए विधेयक भेजा है, तो अगर विधानमंडल ने उसे परिवर्तित कर दिया है या बिना परिवर्तन के दोबारा
राज्यपाल के पास भेज दिया है तो राज्यपाल को अब अपनी स्वीकृति देनी ही होगी। इसके लिए वो क्या है, विवश है। ठीक है। और चौथा, यहाँ पे विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। तो ये एक एक्स्ट्रा पावर है, राष्ट्रपति के पास ये पावर नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति तो सर्वोच्च है। ठीक है। राष्ट्रपति किसके लिए, किसी के विचार के लिए सुरक्षित नहीं रख सकता है, लेकिन राज्यपाल यहाँ पे राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है उस विधेयक को, और राष्ट्रपति के पास वो उस विधेयक को भेज सकता है। तो जो राज्यपाल की विधेयक संबंधी शक्ति हैं, ये है आर्टिकल 200 में, अनुच्छेद 200 में इनका उल्लेख देखने को यहाँ पे मिलता है। अब देखो, अब जब विधेयक राष्ट्रपति के पास चला गया तो राष्ट्रपति के पास भी कौन कौन सी शक्तियां हैं। देखो, राष्ट्रपति के पास भेजने की जो पावर है, जब राष्ट्रपति को जब राज्यपाल क्या कर रहा है, इस विधेयक को भेज रहा है, तो किस आर्टिकल के माध्यम से, आर्टिकल 201 में राज्यपाल को ये शक्ति दी गई है कि वो राष्ट्रपति के विचार के लिए उसे सुरक्षित रख सकता है या राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। वैसे राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखेगा क्यों? यदि हाईकोर्ट की स्थिति खतरे में है या संविधान के उपबंधों के विरुद्ध कोई विधेयक राज्य सरकार ने प्रस्तुत किया है, तो फिर राज्यपाल उसे सुरक्षित रखेगा और राष्ट्रपति के पास भेजेगा। यह राज्य के नीति निदेशक तत्वों के विरुद्ध वो कोई राज्य सरकार के द्वारा विधेयक लाया जा रहा है या राष्ट्रीय महत्व का वो कोई विषय हो। तो ये तो इस प्रकार से क्या है, विधेयक संबंधी जो विधायी संबंधी शक्ति है राज्यपाल की, वो मैंने यहाँ पे आपको बता दी है। अब आगे बात करते हैं वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति कौन कौन सी है राज्यपाल के पास? तो राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरण को राज्य विधानमंडल के समकक्ष रखवाता है। सेम वही शक्ति है जो राष्ट्रपति के पास वित्तीय शक्ति है, वही वित्तीय शक्ति राज्यपाल के पास है राज्य संबंधी। आर्टिकल 202 में वित्तीय शक्ति है राज्यपाल की। राज्यपाल प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक आय व्यय या वार्षिक जो वित्तीय विवरण होता है, यानी जो बजट होता है, उसे राज्य विधानमंडल के समकक्ष रखवाता है और धन विधेयक को राज्यपाल की पूर्वानुमति के बाद ही राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत किया जाता है। तो इसलिए धन विधेयक जो होता है उसे राष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता है, पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी उसको राज्यपाल की पूर्वानुमति से राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत किया गया है और बिना राज्यपाल की अनुमति से अनुदान की मांग भी नहीं होती। तो सेम वही शक्तियां हैं जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं वित्त संबंधी, वही राज्यपाल की वित्त संबंधी शक्तियां हैं। यहाँ पे जो राज्य का वित्त आयोग होता है वो अपनी रिपोर्ट भी किसको देता है, राज्यपाल को ही देता है। उसके बाद विवेकाधीन शक्तियां कौन कौन सी है? तो अनुच्छेद 200 के तहत राष्ट्रपति के विचार हेतु विधेयक को आरक्षित रख सकता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। और अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा कर सकता है। तो अगर हम आपातकालीन शक्ति की बात करें, आपातकालीन शक्ति, तो राज्यपाल के पास कोई भी आपातकालीन शक्ति नहीं है, वो राष्ट्रपति के पास है। लेकिन एक शक्ति यह है राज्यपाल के पास कि वो राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा कर सकता है राष्ट्रपति से। अगर राज्य में क्या हो रहा है, राज्य सरकार सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पा रही है, संविधान के उल्लंघन का खतरा है, तो इसलिए राज्यपाल अनुशंसा कर सकता है राष्ट्रपति से कि वो राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू करे। तो आज दोस्तों हमने यहाँ पे राज्यपाल के बारे में कंप्लीट यहाँ पे डिटेल्स में मैंने आपको बता दिया है। जितने भी प्रश्न राज्यपाल से बन सकते हैं वो हमने यहाँ पे डिटेल्स में चर्चा की है। यहाँ पे आप एक और चीज नोट कर सकते हैं, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल तो वो थी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी और भारत की ये पहली महिला राज्यपाल थी। और सरोजिनी नायडू ने ही कहा था कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया। ये कथन किसका है? राज्यपाल, ये प्रश्न कई बार आता है, राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया। सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया यानी देखो, राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया यानी वैसे तो उसका कोई काम नहीं है, लेकिन वो एक मतलब बंद टाइप का वो सोने के पिंजरे में, यानी राज्य में वो एक
बंद टाइप का हो गया है कि उसके पास कोई वास्तविक कार्य तो करने के लिए है ही नहीं। कार्य कौन कर रहा है, करवा रहा है मुख्यमंत्री कर रहा है। मुख्यमंत्री जिस प्रकार से उसे करेगा कि इस प्रकार से उसकी नियुक्ति करनी है तो राज्यपाल करेगा वो। तो वास्तविक शक्तियां किसके पास है, वास्तविक शक्तियां यहाँ पे मुख्यमंत्री के पास। लेकिन यहाँ पर केवल औपचारिक शक्तियां हैं किसके पास, औपचारिक रूप से काम किसके द्वारा हो रहे हैं, राज्यपाल के द्वारा हो रहे हैं। लेकिन वास्तविक निर्णय कौन ले रहा है, वास्तविक रूप से जो सारी शक्तियां वो मुख्यमंत्री के पास है। वास्तविक शक्तियां कुछ नहीं है यहाँ पे राज्यपाल के पास। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे राज्यपाल को सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया कहा था सरोजिनी नायडू ने, जो कि भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। तो यहाँ पर दोस्तों राज्यपाल वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में विधानमंडल के बारे में। विधानमंडल में विधानसभा, विधान परिषद, ये किस प्रकार कौन कौन से राज्यों में विधान परिषद है और सभी राज्यों में विधान परिषद क्यों नहीं है, विधान परिषद किस प्रकार से बन सकती है, तो इसके बारे में हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।